Good morning, student. Welcome to all in our political science class. We started your paper Indian political system, and in this paper we done many topics, and you all are connecting with us by your mobile phone, and I am hoping that you all are understanding all topics. आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो ये वीडियो देखने के पश्चात सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये अवश्य बताइए कि आप वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं, प्रॉपर सुन रहे हैं और प्रॉपर टॉपिक आपको समझ आ रहा है। इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम देन प्लीज टेल टू अस इन एनी सब्जेक्ट। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। और ख़ास करके जो ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास के बारे में आप अवश्य बताइए कि आपके पास प्रॉपर वीडियो पहुंच रही है, प्रॉपर आप समझ रहे हैं, कोई अन्य डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसके बारे में भी आप अवश्य बताइए। और आपका जो दूसरा पेपर है वो भी एक आध दिन में किरण मैडम शुरू कर देंगे, उसकी भी वीडियो आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये वीडियो देखने के पश्चात एक अटेंडेंस के रूप में अपना रिस्पॉन्स अवश्य दें। आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ इंडियन फेडरल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपने देखा था कि शासन के दो रूप होते, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम होता है उसका तात्पर्य होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिवीजन ऑफ पावर। और जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम होता है वहाँ पे होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे तो आपने संविधान निर्मात्री सभा में देखा था निर्णय लेने की प्रक्रिया, और उसमें आपने ये देखा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, आपस में कुछ व्यवस्थाओं में कोऑर्डिनेशन बैठाया था, कोई समन्वय स्थापित किया था। अब देखिए, किसी देश में या तो संघात्मक व्यवस्था है और या फिर एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता निकाला और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे देश में व्यवस्था दी है, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की सैलेंट फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उसमें भी आपने ये देखा था कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसको नाम दिया जाता है एकात्मक लक्षणों सहित संघ व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। देखिए, भारत में न तो पूर्ण रूप से यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक शासन है, और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक शासन है, लेकिन मूल रूप में हमारे जो संविधान की भावना है वो संघीय व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। वो किसके साथ जुड़ी हुई है? संघीय व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। लेकिन
उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण वो सेंटर को, केंद्र को, केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली भी बनाना चाहते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया इज ए वेरी वेरी बिग कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है और बड़ा देश होने के कारण अगर कोई मजबूत शासक नहीं होगा, मजबूत केंद्रीय व्यवस्था नहीं होगी, तो ऐसी भी संभावना बन सकती है कि कुछ राज्य इस संघ से अलग होने की चेष्टा कर दें। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र को मजबूत बनाया है और केंद्र को मजबूत बनाने के लिए क्या किया उन्होंने? मूल रूप में तो संघीय व्यवस्था लागू की गई। आपने देखा था कि संविधान का जो पहला भाग है, पहले भाग के वेरी फर्स्ट आर्टिकल में लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत में जो संघ व्यवस्था के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो यूनियन है, लेकिन इस संघ व्यवस्था में एकात्मक लक्षणों को भी इसके अंदर समाहित कर दिया गया है, इसके अंदर निहित कर दिया गया है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे मूल रूप में संघीय व्यवस्था है, लेकिन जो यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक व्यवस्था है, उसके भी लक्षण हमें दिखाई देते रहते हैं हमारे संविधान में। इसी कारण आपने ये लिखा था कि भारत में एकात्मक लक्षणों सहित संघीय व्यवस्था पाई जाती है। और संघीय व्यवस्था के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा था कि संघीय जो शब्द है वो बना है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है फोइडस, एक लैटिन भाषा का वर्ड है फोइडस, FOEDUS, जिसका तात्पर्य होता है संधि या समझौता। फोइडस से आगे चल के बना था फेडरेशन, और फोइडस का तात्पर्य होता है संधि या समझौता, कि कुछ राज्य मिलकर संधि या समझौते के द्वारा इस संघीय सिस्टम को, इस संघीय व्यवस्था को तय करते हैं, इस संघीय व्यवस्था को बनाते हैं। और आपने ये पहले से ही आपको विदित है, आपको पता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो अभी तक तो हमने इसका एक मीनिंग देखा है, इसका अर्थ देखा है कि भारत में मूल रूप में कौन सी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, लेकिन उसके साथ में एकात्मक व्यवस्था को भी इससे चिपका दिया गया है, एकात्मक व्यवस्था भी इससे जुड़ी हुई है। और संघीय व्यवस्था का जो तात्पर्य होता है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है फोइडस, फोइडस से आगे चलकर बना फेडरल सिस्टम या फेडरेशन, और फोइडस का मतलब होता है संधि या समझौता। संघीय व्यवस्था का जो बेसिक अर्थ है वो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्लियर? यहाँ तक हमने एक इसका बेसिक अर्थ देखा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो संघीय तत्व हैं, फेडरल सिस्टम हैं, वो कौन कौन से पाए जाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है भारतीय संविधान में जो फेडरल सिस्टम है उसका पहला पॉइंट है लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित प्रलेख है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, और संघीय व्यवस्था के अंतर्गत लिखित संविधान इसलिए होना चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया जाए, उनकी पावर्स को डिफाइन कर दिया जाए। तो आपको पता है इंडिया में कैसा शासन है, लिखित संविधान है। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, लिखित है। उसके बाद है कठोर संविधान। देखिए, भारत का जो संविधान है वो कठोर है। आपने ये पढ़ा था, लचीला भी है, कठोर है, लेकिन मूल रूप में भारत के संविधान में 2-3 बदलावों को छोड़ के बाकी जितने भी अमेंडमेंट हैं वो कठोरता से होते हैं, मुश्किल से होते हैं। तो भारत का संविधान कैसा है, कठोर संविधान है। कठोर संविधान इसलिए होना चाहिए
ताकि केंद्र अपनी मर्जी से संविधान में फेरबदल न कर सके। तो भारत का संविधान कठोर है। उसके बाद है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन्स ऑफ पावर। आपने जब संविधान की अनुसूचियां देखी थी तो 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंबाइंड लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास, राज्य सूची में जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास, और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इंडिया में शक्तियों का विभाजन किया गया है, डिवीजन्स ऑफ पावर्स। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, कि हमारे देश में किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन नहीं होता, बल्कि किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा। कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है कानून, सबसे ऊपर है संविधान। तो इंडिया में क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत को अपनाया गया है। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका प्लस जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो कैसी है? स्वतंत्र है। उसके ऊपर अनावश्यक रूप में अननेसेसरी किसी भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और जो न्यायपालिका है उसे जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के द्वारा वो किसी भी ऐसे कानून को इनवैलिड या अवैध घोषित कर सकती है जो कि हमारे संविधान के विरुद्ध है। उसके बाद है द्वितीय सदन, राज्यों का सदन। जो हमारे देश में जो द्वितीय सदन है पार्लियामेंट का, उसका नाम है राज्यसभा। तो उसमें जो प्रतिनिधि जाते हैं चुन के, वो जाते हैं राज्यों में से। तो इसलिए द्वितीय सदन कहाँ से है? राज्यों का सदन है। तो जो भारतीय संविधान में जो फेडरल एलिमेंट्स हैं, संघीय तत्व हैं, वो निम्नलिखित 6 पाए जाते हैं। इसके अलावा भी फेडरल सिस्टम की कई बातें हैं जो कि भारतीय संविधान में नहीं पाई जाती। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान मूल रूप में तो संघात्मक व्यवस्था पर टिका हुआ है, लेकिन इसमें एकात्मक व्यवस्था के तत्व भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम आपकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।